नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि रसायन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं और इससे आगे वार्षिक पेपर होंगे, तो उनको इस चीज़ की इस समय आवश्यकता है कि उनको इन जो सब्जेक्ट है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिल जाएं। तो ये वीडियो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, और ये पार्ट फर्स्ट है, यानी ये हमारी वीडियो का पहला भाग है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना पहला जो प्रश्न है वो है मृदा शब्द को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये शब्द प्रश्न आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है। एक दो पूछ लेगा मृदा को परिभाषित कीजिए, एक पूछ लेगा मृदा शब्द को परिभाषित कीजिए। तो हम यहाँ मृदा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फ्लोर अथवा फर्श होता है। यानी जो मृदा शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ फ्लोर अथवा फर्श होता है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। मृदा क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। दो तरह से पूछा जा सकता है, एक आपसे पूछेगा मृदा को परिभाषित कीजिए और एक पूछ लेगा मृदा शब्द को परिभाषित कीजिए। दोनों में आप सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे अगर हम प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है पेडोलॉजी क्या है। अगर हम पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के निर्माण और विकास का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? पेडोलॉजी कहलाती है। तीसरे प्रश्न की बात करें, पृष्ठ मृदा व अवमृदा में कोई अंतर लिखिए। पृष्ठ मृदा और अवमृदा में कोई दो अंतर। पहले अंतर की बात करें तो पृष्ठ मृदा की गहराई 0 से 15 सेंटीमीटर तथा अवमृदा की गहराई 15 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरे अगर हम अंतर की बात करें, पृष्ठ मृदा का रंग गहरा भूरा होता है तथा अवमृदा का रंग हल्का पीला होता है। ये दो अंतर हो गए। आगे हम चौथे प्रश्न की बात करें, मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, इनकी मात्रा लिखिए। तो आप सबको पता है मृदा में 4 प्रकार के अवयव होते हैं। जल 25%, खनिज पदार्थ 45%, वायु 25%, जैविक या कार्बनिक पदार्थ 5%। ये 4 प्रश्न हो गए। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, हम बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। अगर पिछले 4 प्रश्न आपके समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को पुश करके दोबारा से देख सकते हैं। 5वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 5वां प्रश्न, मृदा संस्तर किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मृदा संस्तर किसे कहते हैं? तो मृदा की वह परत जिसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण समान होते हैं मृदा संस्तर कहलाती है। यानी मृदा की ऐसी परत जिसके सभी गुण क्या हों, समान हों, क्या कहलाएगी? मृदा संस्तर कहलाएगी। मृदा में ओ, ए, बी व सी संस्तर पाए जाते हैं। यानी मृदा में 4 संस्तर होते हैं, ओ, ए, बी व सी। आगे हम बात करें भूपर्पटी क्या है। भूपर्पटी क्या है? नाम से स्पष्ट है, भूपर्पटी यानी भूमि की ऊपरी परत। तो हम कह सकते हैं थलमंडल या स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। थलमंडल या स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। यह परत सिलिकॉन व एल्यूमिनियम की बनी होती है। इस परत का घनत्व 2.66 ग्राम प्रति सीसी होता है। आपसे इसी तरह से वो प्रश्न पूछेगा भूपर्पटी क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। अगर विशेषता पूछेगा तो भी यही आ जाएगा, अगर वो डायरेक्ट भूपर्पटी पूछेगा तो भी यही आंसर अपना हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की ओर। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। इस तरह से वो आपसे किसी भी चट्टान की विशेषता पूछ सकता है। अगर हम आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है? इन चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। दूसरा, भूपर्पटी का 95% भाग इन्हीं चट्टानों द्वारा निर्मित है। तीसरा, इन चट्टानों में गोल कणों का अभाव होता है। चौथा, ये चट्टानें कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? ये कठोर प्रकृति की होती हैं। आगे अगर हम 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न है, अवसादी चट्टानों की कोई 2 उदाहरण लिखिए।
अवसादी चट्टानों के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसमें है चूना पत्थर और बालू पत्थर, दोनों ही क्या है, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने बिल्कुल सिंपली वे में आंसर लिखे हैं, जो भी आपका जो प्रश्न है उसको बिल्कुल सरल तरीके से बनाया है इसमें, तो आप अंत तक देखते रहिए। देखिए, हम 9वें प्रश्न की बात करें तो 9वां प्रश्न है, मृदा उत्पादक खनिज क्या हैं, इनकी विशेषता लिखिए। मृदा उत्पादक खनिज क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। वो आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है कि मृदा खनिज क्या है, या खनिज क्या है, या मृदा उत्पादक खनिज क्या है। एक ही प्रश्न है, ध्यान रखना। वे अकार्बनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से मिलकर बनते हैं मृदा उत्पादक खनिज कहलाते हैं। वे अकार्बनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से मिलकर बनते हैं मृदा उत्पादक खनिज कहलाते हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो खनिज पदार्थों के निम्न गुण होते हैं, जैसे इनके विभिन्न रंग होते हैं, ये चमकीले होते हैं, ये पारदर्शी, अपारदर्शी एवं अपारदर्शी होते हैं, इनका विशेष आकार होता है। ये क्या हो गए, इनके गुणधर्म हो गए। ये प्रश्न आपसे 100% पूछा जाएगा, आप भले ही इसको मोस्ट लगा लेना। आगे हम बात करें 10वें प्रश्न पर, तो 10वां प्रश्न है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर हम मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो ये कारक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सक्रिय कारक जैसे जलवायु और जैवमंडल, अक्रिय कारक जैसे स्थलाकृति और पैतृक पदार्थ, उदासीन कारक जैसे समय। यानी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय कारक, अक्रिय कारक और उदासीन कारक। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यहाँ तक का मैटर समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके हमें बताएं, और समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें। अगला प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सबसे मोस्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें नंबर फर्स्ट है यूमीकरण, दूसरा पौडजोलीकरण, तीसरा लेटराइजेशन, चौथा है निक्षेपण। सबसे पहले हम बात करते हैं यूमीकरण। अब यूमीकरण हम कहते हैं यूमीफिकेशन, यानी ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है, यूमीकरण कहलाता है। लेकिन हमको लिखना किस तरह से वो समझ लो। मृदा की ऊपरी परत पर वनस्पति एवं जंतु अवशेषों के विच्छेदन से भूरे रंग के कोलाइडी पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस निर्माण की यह क्रिया यूमीकरण कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वनस्पति अवशेषों से ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूमीकरण कहलाती है। आगे हम बात करें पौडजोलीकरण क्या है, तो पौडजोल शब्द रूसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, रूसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ राख जैसा होता है। पौडजोल शब्द रूसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ राख जैसा होता है। इस क्रिया में मृदा की ऊपरी सतह से सेस्कवी ऑक्साइड का निष्कासन हो जाता है। यानी मृदा की जो ऊपरी सतह है उसमें से सेस्कवी ऑक्साइड निकल जाती है। यह क्रिया ठंडे एवं नम प्रदेशों में होती है, और ये जो क्रिया है वो ठंडे एवं नम क्षेत्रों में होती है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि पौडजोलीकरण की क्रिया कौन से क्षेत्रों में होती है, तो ठंडे और नम क्षेत्रों में होती है। आगे हम बात करें लेटराइजेशन। अगर लेटराइजेशन की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। जो लेटराइजेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ ईंट जैसा होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ईंट जैसा होता है। इस प्रक्रम में मृदा के ऊपरी संस्तरों में आयरन एवं एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाती है। यानी मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें आयरन और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में हो जाते हैं, जिससे मृदाएं कठोर हो जाती हैं, और ऐसी मृदाओं को हम क्या कहते हैं, लेटेराइट मृदा, और यह क्रिया क्या कहलाती है, लेटेराइजेशन कहलाती है। आगे हम बात करें निक्षेपण, चौथा पॉइंट। निक्षेपण क्या है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु के निचले संस्तरों में जमा होना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण का अर्थ धुला हुआ होता है। आपसे पूछ भी सकता है कि निक्षेपण का अर्थ क्या है, तो निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ, और ये क्रिया क्या है, वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक अवयव एवं अकार्बनिक अवयव मृदा के निचले संस्तरों में पहुँचकर जमा हो जाते हैं। ये अपने 11 प्रश्न हो गए। आगे हम बात करते हैं 12वें प्रश्न पर।
अपना जो 12वां प्रश्न है वो है मृदा में जीवांश पदार्थों के स्रोत बताइए। मृदा में जीवांश पदार्थों के स्रोत बताइए। तो मृदा में जीवांश पदार्थों के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं। नंबर फर्स्ट जंतु स्रोत, नंबर सेकंड पादप स्रोत। अगर हम जंतु स्रोतों की बात करें तो कीड़े मकोड़े, मल मूत्र, गोबर खाद, केंचुए। पादप स्रोतों की बात करें तो हरी खाद और फसल अवशेष। अगला प्रश्न है मृदा जीवांश पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मृदा जीवांश पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बनिक में स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन। अकार्बनिक की अगर हम बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आदि। अगला प्रश्न है जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें है पदार्थ की प्रकृति, मृदा नमी, वायु संचार, मृदा ताप, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात और मृदा पीएच। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो थी 0.3% या 3000 ppm। तो ये थे हमारे आज के पार्ट के 15 प्रश्न। दूसरा सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, जल्दी इसका सेकंड पार्ट जारी होगा। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में हमें बताएं, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।